हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है सामाजिक विज्ञान के अधिगम के अंतर्गत कोड 509 जो आपका है, इसमें ब्लॉक 1 और यूनिट 2 ले लेते हैं। और विद्यालयी पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान जो आपका यूनिट 2 है, इसके अंतर्गत आज हमने 3 क्वेश्चन को लिया है। राष्ट्रीय एकीकरण, अंतरराष्ट्रीय समझ, निम्न वर्ग यानी उपाष्टित प्रसंग के प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या और महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में क्यों कम है। क्वेश्चन सब आपको अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है, जब आप पीडीएफ देखेंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं वीडियो। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें देखिए 3 या 4 हमने क्वेश्चंस लिए हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समझ और राष्ट्रीय एकीकरण के सरोकार को सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में पर्याप्त स्थान मिलता है, इस पर आपको चर्चा करनी है। एक ये वक्तव्य वाक्यांश है, कथन है, और दूसरा है कि राष्ट्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करने में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का मूल्यांकन करिए। दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है ना। और ये दूसरा क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बनेगा कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में उपाश्रित यानी निम्न वर्ग प्रसंग के प्रभाव की आलोचनात्मक आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है। और इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा कि सभी राज्यों में महिलाओं के साक्षरता आंकड़ों में पुरुषों के साक्षरता आंकड़ों के मुकाबले कम क्यों है। कुछ राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में अंतर बहुत अधिक है और कुछ में जिनमें यह अंतर बहुत कम है। यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समझ और राष्ट्रीय एकीकरण के सरोकार को सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में पर्याप्त स्थान मिलता है। राष्ट्रीय एकीकरण, अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करने में सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का आपको मूल्यांकन करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भारतीय समाज की समृद्धि इसकी बहुलता में है, और लेकिन बहुलता अपने साथ भारतीयों में भावनात्मक एकीकरण को प्राप्त करने की चुनौती भी लाती है। भावनात्मक एकीकरण को प्राप्त करने की चुनौती भी लाती है। इसके निवासी विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, भिन्न संप्रदायों से संबंध रखते हैं, भिन्न रुचियां रखते हैं और जिनकी आमदनी में विशाल अंतर है। बहुलता, बहुलता का मतलब क्या है? बहुलता का मतलब आपका ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि भारतीय समाज की समृद्धि इसकी बहुलता में है। बहुलता का मतलब होता है कि बहुत तरह के विभिन्न भिन्न, आप अब भिन्न भिन्न का मतलब क्या होता है, तो यहाँ भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग, अलग वेशभूषा पहनने वाले लोग, अलग भाषा बोलने वाले लोग, बोली बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। एक ही संप्रदाय के लोगों की रुचियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक ही धर्म के लोगों की रुचियाँ और जो पहनावा होता है वो भी अलग होता है। तो ये विभिन्नता होती है जो बहुलता में दिखती है, ठीक है। और यहाँ पे आमदनी में भी बहुत अंतर होता है, उनके जो अर्निंग होती है, आय होती है, उसमें भी अंतर दिखता है। भारतीय नागरिकों में एकता की भावना का प्रोत्साहन राष्ट्र का परिणामतः शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे एकता की भावना का जो प्रोत्साहन होता है, हर एक चीज में शिक्षा सबसे आगे है। शिक्षित व्यक्ति जो होता है वो जागरूक होता है, उसे पता होता है सही और गलत की पहचान का, वो भारत की एकता को और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। भावनात्मक एकीकरण, राष्ट्रीय एकता से संबंधित पर्याप्त कहानियां भारतीय इतिहास में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चाहे राष्ट्रीय एकता से संबंधित हो, चाहे एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हो, चाहे एक दूसरे को भाव में जोड़ने के लिए हो, बहुत सारी यहाँ पे कहानियां हमारे यहाँ मिल जाती हैं। और बहुमूल्य स्वतंत्रता और एकता की क्षति, बहुमूल्य स्वतंत्रता और एकता की क्षति नहीं हो सकती। विभाजित भारत को जीतना विदेशी ताकतों के लिए सदा ही सरल रहा है और भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में ग्रहण किया था। तो यहाँ पे है कि जो बहुमूल्य स्वतंत्रता और एकता की क्षति नहीं हो सकती, जो इतनी स्वतंत्रता हमें बहुमूल्य, यानी कि कितनी कीमती स्वतंत्रता है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद 200 साल जो हमारा देश था गुलाम रहा है, कितने लोगों ने अपनी बलिदानी इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में दी है, तो उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यानी हमारा देश जो है फिर से गुलाम नहीं हो सकता। और विभाजित भारत को जीतना विदेशी ताकतों के लिए सदा से हमेशा से सरल रहा है। उसका रीजन ये भी है क्योंकि हम जो इंडियन है वो बहुत ही सीधे साधे हैं, लोगों पे ट्रस्ट करने वाले हैं, उदार दिल जिसको कहते हैं, उदार व्यवहार वाले थे। और यही एक रीजन था कि हर एक वंश, हर एक जो भी यहाँ पे संप्रदाय, जाति, धर्म आया, उसने यहाँ पे आक्रमण किया, क्योंकि भारत ने कभी किसी को अलग नहीं किया, आत्मसात किया।
अब यहाँ पे भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में ग्रहण किया है, ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण को। अब देख लेते हैं, जब सामाजिक और भावनात्मक एकीकरण को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक और भावनात्मक एकीकरण, इन दोनों चीजों से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। आप ये चीज माइंड में रख लीजिएगा। समाज है तभी राष्ट्र होगा, और उस समाज में एकता है तभी राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र तभी होगा जब समाज होगा, समाज से ही राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र में जब उन समाज में रहने वाले लोगों में भावनात्मक एकता होगी तभी राष्ट्र हमारा जो है वो विकास करेगा, ठीक है। भारतीय नागरिकों में भावनात्मक एकीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एकता और सहचर की भावना तभी आती है जब लोगों को यह महसूस हो कि वे महत्वपूर्ण है और उनकी आवाज़ भी किसी संप्रदाय, विचारधारा या आय संबंधी भेद विचार किए बिना सुनी जाती है। राष्ट्रीय विषयों से भागीदारी का बोध लोगों को परिधि से केंद्र की ओर लाता है। और क्या सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक समावेशन का एकता और साझेदारी की भावना के साथ कोई संबंध हो सकता है? क्या उनके महत्वपूर्ण निहितार्थ हम लोगों के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए हैं? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रख दिए गए कि जो सामाजिक और आर्थिक और जो विकास होता है, क्या उनमें समावेशन यानी एक दूसरे के साथ हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है, एक दूसरे को आत्मसात कर सकते हैं। एकता और जो सहचर की भावना होती है, इनके साथ कोई संबंध क्या हो सकता है? क्या जो उनके महत्वपूर्ण निहितार्थ होते हैं वो हम लोग को कमजोर और पिछड़े वर्ग लोगों के लिए होते हैं? इसमें आप यही पढ़ेंगे, इसका हम इसमें अध्ययन ही करना है। वर्तमान में राष्ट्रीय एकता के लिए क्या आशंकाएं हैं? क्या आप सोचते हैं कि राष्ट्र के भीतर ही कुछ ताकतें हैं जो लोगों में एकता की भावना को कमजोर करती हैं? वर्तमान में कई अलगाववादी समूह देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और इन गलत मार्ग पर चलने वाले समूहों के प्रयोजन का दायरा निजी स्वार्थपूर्ति से सांप्रदायिक घृणा द्वारा विदेशी हितों की पूर्ति करना हो सकता है। देखिए, ये जनरली हम लोग देखते हैं आज की जो राजनीति है किस तरह से है। आपको पता है कि देश के अंदर ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं, और वो ताकतें ही हैं, वो ताकत ही है, एक हस्ती ही होती है जो देश को बांटने का काम करती है, हमारे देश की एकता को कमजोर करने का काम करती है। अगर हम ये अभी लेटेस्ट देखते हैं, अगर अभी का एग्जांपल ले लें कि जो अभी अटैक हुए हैं, हमारे 40 जवान जो है उसमें शहीद हुए हैं, तो इसी में आप देख लीजिए बहुत से ऐसी हस्तियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके इस तरह के बयान आते हैं। तो ये साबित करता है कि उस व्यक्ति का कथन क्या दर्शाता है। वो अपने देश से प्यार करता है, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने देश की एकता को मजबूत करना चाहता है दूसरे देश की। यहाँ पे अगर हम अलगाववादी समूह की बात करते हैं तो आप यहाँ पे एज एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का भी दे सकते हैं कि वहाँ पे भी बहुत से अलगाववादी हैं जो भारत से अलग करना चाहते हैं, कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ऐसे नक्सली लोग हैं, बहुत से ऐसे बस्तर में है, आसाम में है, बहुत से ऐसे अलग अलग अलगाववादी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो वो राज्य है जो भारत का एक अभिन्न हिस्सा अंग है वो अलग एक राष्ट्र बनाया जाए। और ऐसे लोग जो होते हैं अपनी इन चीजों को, इन मांगों को पूरी करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ झुक जाते हैं, विदेशी लोगों से हाथ मिला लेते हैं। अब ये ताकतें भारतीय समाज में कैंसर की तरह कार्य करती हैं और इसलिए इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना आवश्यक है। और इसलिए बीच बीच में सरकार को दमनपूर्ण जो नीति होती है वो अपनानी पड़ती है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं सांप्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद, क्षेत्रवाद, आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन, आय में भिन्नता, अमीर और गरीब के मध्य निरंतर व्यापक अंतर और पीछे छूट जाने की भावना, इनके कुछ कारक हो सकते हैं। तो देखिए, लोगों में जो एक अंतर होता है अमीरी का, गरीबी का, जो एक कहते हैं कि हाई क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी, ये सभी चीज़ें जो होती है इन्हीं चीज़ों की वजह से होती हैं। सांप्रदायिकता की वजह से होती है, जातिवाद की वजह से, अलगाववाद के, क्षेत्रवाद की वजह से। लोग ये नहीं सोचते कि यदि हर एक क्षेत्र विकास करेगा तो हम आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। तो लोग सिर्फ अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, यूँ कहें कि उसे बिल्कुल अलग करना चाहते हैं भारत से। ये क्षेत्रवाद हो जाता है। यहीं पे सांप्रदायिकता देख लेते हैं, जातिवाद, अलगाववाद, ये सभी चीजें मेन रीजन होते हैं इन सभी चीजों के। यानी राष्ट्रीय विकास के मेन बाधक अगर हम कहे जाए तो यही चीज होती है। राष्ट्रीय विकास के मेन बाधक में आपका सांप्रदायिकता आता है, जातिवाद आता है, अलगाववाद आता है, क्षेत्रवाद, ठीक है ना। और आर्थिक विकास में जो क्षेत्रीय असंतुलन देखा गया है वो भी मेन कारण है। आय में विभिन्नता होती ही है। तो ये सभी कारक हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करने के लिए सामाजिक विज्ञान क्या कर सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए सामाजिक विज्ञान क्या कर सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बीजारोपण के लिए सामाजिक विज्ञान एक सशक्त विषय है और यह विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति संवेदित कर सकता है।
मुद्दे को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है और राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों का मूल समझ सकता है। तो ये सही बात है। सामाजिक विज्ञान में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी चीजें पढ़ते हैं, और खास तौर पे यदि हम बात करें उसमें नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें देश के बारे में बताता है, देश में रहने वाले लोगों के बारे में बताता है, और वहाँ पे कितने रिलीजन्स रहते हैं, धर्म रहते हैं, और सामाजिक विज्ञान से ही हमें राष्ट्रीय एकता का आभास होता है। हम राष्ट्रीय एकता क्या होता है, एकीकरण क्या होता है, ये सभी चीजें जो है हम किस में पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में ही तो पढ़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो है बच्चों को तैयार करता है कि राष्ट्र के लिए आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं, क्या कर्तव्य हैं, बड़े होके आपको राष्ट्र के लिए करना क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सामूहिक सांस्कृतिक विरासत, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलनों का इतिहास, राष्ट्रीय पहचान निर्माण के लिए आवश्यक संवैधानिक दायित्व और इसकी विषय वस्तु विद्यार्थियों में सहचर की भावना का निर्माण करते हैं। जो अभी हमने आपको जस्ट बताया है वही चीज यहाँ पे है। राष्ट्रीय इतिहास तथा राष्ट्रीय भूगोल की शिक्षा शास्त्रों में देश से आत्मीयता की समझ का विकास करते हैं। सामाजिक विज्ञान को राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने, छात्रों को उनकी चर्चा कराने, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझ की संकल्पना राष्ट्रीय अखंडता की संकल्पना से ही संबद्ध है, और हम वैश्वीकरण के युग में जा रहे हैं। राष्ट्र और देश अलग अलग होकर नहीं रहते, और आज कई विशाल समस्याएं जो राष्ट्रीय स्तर की नहीं है उन्हें विश्वव्यापी आयाम है। देखिए यहाँ पे आप इसमें बहुत सिंपल सा लिख सकते हैं। देखिए कोई भी राष्ट्र जो है अकेले नहीं जी सकता, अकेले नहीं रह सकता है। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है कि हर एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ जुड़ना होता है। विश्व की यहाँ पे बात चल रही है, और विश्व का निर्माण तभी होता है जब एक राष्ट्र नहीं बल्कि जब सब राष्ट्र मिलकर काम करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि हमारा भारत देश बहुत सक्षम है, ठीक है ना, सभी चीजों का उत्पादन कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम उत्पादन नहीं कर रहा और बाहर से मंगवाते हैं। दूसरे जो देश है वो उस चीज का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, वो भारत से वहां जा रहा है। इसी तरह से जो एक राष्ट्र होते हैं दूसरे राष्ट्र से जुड़ते हैं, एक देश की जरूरत को दूसरा देश पूरा करता है, ये वैश्वीकरण की नीति कहलाती है। तो आज हम नहीं कह सकते हैं कि जो एक राष्ट्र की समस्या है वो सिर्फ एक राष्ट्र या एक देश की समस्या हो सकती है, वो सभी राष्ट्र सभी देश की समस्या है। और यदि आज की लेटेस्ट हम बात लें तो आप आतंकवाद को उठा सकते हैं कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो एक राष्ट्र की, हमारे भारत देश बस की समस्या नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी समस्या बनी हुई है आतंकवाद। इस तरह से जब सभी देश एक साथ मिलेंगे, एकीकरण होगा, तभी इसको आतंकवाद को खात्मा किया जा सकता है। तो हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, और फलस्वरूप विश्व के जो सभी देशों में और उनके लोगों द्वारा उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी आशंकाएं, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक मुद्दे, मानव विकास और जनसंख्या का मुद्दा, विश्व शांति, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट के बारे में भी हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है आपको पता है वो कितना ज्यादा हो चुका है, हाई हो चुका है, उसको भी कंट्रोल में करना है। यदि हम व्यापार की भी बात कर ही चुके हैं, आर्थिक मुद्दे, मानव विकास और जनसंख्या का मुद्दा वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक देश की, अगर हम भारत की बात करें और चाइना की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही, तो इसको भी कंट्रोल करना हमारे लिए जरूरी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समझ की कमी ने ही दुनिया को 2 बार विश्व युद्ध की ओर धकेला, जिसका परिणाम भारी जनहानि, धन तथा मानवीय मूल्यों की क्षति के रूप में झेलना पड़ा। दुनिया के देशों और उनके सभी लोगों के सहयोग और समझ प्राप्त के संबंध में मानव जाति आत्मसंतुष्ट को वहन नहीं कर सकता, और राष्ट्र विशेष के लिए मानवीय मूल तथा मानवीय विकास के मुद्दे छोड़ देना महत्वपूर्ण है। देखिए आज के देश में हम अगर अभी की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने जो आतंकवादियों ने हमला किया है, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है इसका कसूरवार है, बिल्कुल है भी वो, मैं भी इस बात से एग्री हूँ। लेकिन आज की डेट पे लोग कह रहे हैं युद्ध होना जरूरी है। युद्ध करना समझदारी नहीं है। ये देखिए पहले भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके हैं। अब यदि ये बिल्कुल साबित है कि यदि अभी 2 देशों में, किसी भी 2 देशों में युद्ध होगा तो 100% वो तृतीय विश्व युद्ध कहलाएगा। क्यों? उसका रीजन है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, पाकिस्तान में चीन है, चीन भी संपन्न देश है, परमाणु बम संपन्न देश है, भारत की तरह संपन्न देश है। यदि वो पाकिस्तान का साथ देगा और भारत जो है दोनों के बीच में घिरा हुआ है, आप समझ सकते हैं इतना आसान नहीं होता है युद्ध को करना कि हम कह दें कि हम युद्ध करेंगे, और बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ इसमें जनहानि, माल और बर्बादी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध हुए, इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध हुए हैं तो बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। तो आदमी की कोशिश पहले यही होती है कि सोल्यूशन और रास्ते और निकाले जाएं, फिर बात का वो होता है कि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ युद्ध ही एक ऐसा रास्ता रह गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान में छात्रों के मस्तिष्क कैसे बेहतर
विश्व जिसमें लोग मानवता के सक्षम खड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना कर सकते हैं। तो इसमें आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में उपाश्रित यानी निम्न वर्ग प्रसंग के प्रभाव की आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है। निम्न वर्ग की, देखिए यहाँ पे निम्न वर्ग की बात आती है और समाजवाद की जब बात आ जाती है तो यहाँ पे कई लोगों ने विशेष रूप से जो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं समाज और इतिहास में अभिजात वर्ग से असंबद्ध लोगों की भूमिका की खोज प्रारंभ की। इन अन्य अभिजात वर्ग के सदस्यों को उपाश्रित, उप आश्रित, सब अल्टर्न यानी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है ना, से संबोधित किया जाता है और सामाजिक रूप से बहिष्कृत और वैश्विक आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोग कहलाते हैं, जिनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है कि आप हमारे बिरादरी के, आप हमारे समाज के नहीं हैं। और दमित लोगों को सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों का वर्णन करने के लिए 1980 में शुरुआत से इस पद का प्रयोग किया जाता था और इस शब्द का अर्थ निम्न वर्ग, दमित तथा हीन पद आदि के संदर्भ में लिया जाता था। उप आश्रित परिपेक्ष अपने दृश्य इतिहास को देखता तथा ब्रिटिश या राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा लिखित पक्षपातपूर्ण इतिहास में सुधार करने का उद्देश्य रखता है। देखिए यहाँ पे हम आपको इसको एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में बता देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले के टाइम से ही आप देख रहे हैं कि वहाँ वर्ग विभाजित थे। जिस तरह से पुरातन में हम देखते हैं कि ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य इस तरह के वर्ग विभाजित थे, उसी तरह से दो अभिजात वर्ग किए गए थे, एक उच्च और एक निम्न वर्ग किया गया था। उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। निम्न वर्ग से लोग घृणा करते थे, छुआछूत करते थे। उनको तो टच करना तो आप छोड़ो, उनका तो पानी खाना भी वो नहीं पी सकते थे। उनका छुआ हुआ कोई सामान भी वो नहीं लेना चाहते थे और लेते भी नहीं थे। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैं अभी एक दिन गूगल पे सर्च कर रही थी हिस्टोरिकल चीजें, उसमें एक मुझे इमेज मिला जिसमें गूगल ने डाला था, एक चित्र था जो ये दर्शा रहा था कि एक झोपड़ी थी। एक ब्रिटिश पत्रकार ने वो चित्र वहां पे डाला था जो उस टाइम में उसने लिया था, 1800 या 1700 ईस्वी का था, कि एक झोपड़ी बनी हुई थी जो दुकान थी और एक सड़क जा रही है और सड़क के इस पार जो है 4-5 ऐसे ही लोग जो निम्न वर्ग के लोग थे, देखने से भी समझ में आ रहा था, कपड़े भी ढंग के नहीं पहने थे, वो बैठे हुए थे और सड़क पे पैसे पड़े हुए थे। वो ये चित्र दर्शा रहा था। आप हमें बता सकते हैं कुछ चित्र क्या दर्शा रहा था? तो वो चित्र ये दर्शा रहा था कि जो व्यक्ति दुकान से सामान खरीदने आए हैं वो निम्न वर्ग के थे, उन्होंने पैसा सड़क पे फेंका और जो सामान देने वाला दुकानदार है वो आया, पैसा उठाया और सामान भी पड़ा हुआ दूसरे चित्र में पड़ा हुआ था और उसने जो सामान दिया वो सड़क पे फेंक दिया अपनी दुकान से और जो निम्न वर्ग कुलीन के थे वो आए, सामान लेके चले गए। तो सोचिए क्या दशा उस वक्त थी, उस काल में कैसा लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था जो निम्न वर्ग के लोग थे। और इसी चीज को आगे चल के जो मार्क्सवाद एक बना, कम्युनिस्ट जो बना, वो इसी के लिए बनाया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान तो सभी हैं, भावनाएं, जज्बात, दिल सभी में है, फिर लोगों को क्यों बांट दिया गया है? आखिर जिस इंसान ने वो पैसा फेंका, पैसा भी तो अनछुआ हो गया ना। अगर आप छुआछूत की बात करते हैं तो पैसा भी तो अनछुआ हो गया ना, छूत में आ गया ना, तो आपने क्यों उसे उठा लिया? सोचने वाली बात होती है। भारत जैसे सब अलर्ट से संबंधित लोगों की जनसंख्या में काफ़ी बड़ा भाग है और हमारी जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा स्वयं को पीछे छूटा हुआ गौर और दमित महसूस करता है। तो यहाँ पे आपको निम्न वर्ग के बारे में लिखना है। निम्न वर्ग के बारे में आपको यहीं पे नहीं लिखना है। निम्न वर्ग के बारे में आपको आप देखते हैं जनरली स्कूलों में भी बच्चों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। यदि आप गांव में रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, गांव के स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे आज भी उनके साथ छुआछूत भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में इसमें आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ लिख देना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, सभी राज्यों में महिलाओं के साक्षरता आंकड़ों में पुरुषों के साक्षरता आंकड़ों के मुकाबले कम क्यों है? कुछ राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में अंतर बहुत अधिक है। यानी कि कुछ राज्यों में जो महिलाओं की साक्षरता आंकड़ा है वो पुरुषों की अपेक्षा अच्छा है, ज्यादा है, और कुछ में कम है। अब और कुछ में अंतर बहुत कम है। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए इसको देख लेते हैं कि हमारी कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है और यद्यप भारतीय समाज में मातृ पूजा की परंपरा और इस देश में महिलाओं से व्यवहार बराबरी से कम है। जनसंख्या गणना आंकड़ों का अध्ययन करते हुए ध्यान
में यह जानना चाहिए कि किसी भी समूह की, चाहे वो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हों, पुरुषों की अपेक्षा कम मात्रा में साक्षर हैं। और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत में लिंगानुपात महिलाओं के विपरीत है, यानी कि हमारे देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम है और भारत में स्त्रियों की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम है। चयनित प्रतिनिधियों में उनकी संख्या नगण्य है और उनके हिस्से कम जायदाद है। भारत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दहेज संबंधी उत्पीड़न सामान्य बात है। अब यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। कहने के लिए तो किताबों में कहा गया है कि जो औरत होती है वो दुर्गा होती है, देवी होती है, ठीक। औरतों को देवियों का स्थान दिया गया है, लेकिन जहाँ बात बराबरी की आ जाती है तो वहां पे उनको रियल में देवी ही रहने दिया जाता है, पत्थर की एक मूर्ति की तरह रहने दिया जाता है। जैसा कि पढ़ लिख के क्या करेंगी, इनको आगे चल के तो काम ही करने हैं, चूल्हे चौकी तो संभालने हैं, घर को ही तो संभालना है, तो पढ़ना लिखना क्या जरूरी है। चलो यदि पढ़ा भी दिया शादी के बाद, अरे जॉब करने की क्या जरूरत है, हस्बैंड यही कहेगा। जब तक वो फादर के पास रहेंगी तो फादर से बोलेंगे, भाई बोलेंगे ज्यादा पढ़ लिख के क्या करना है। मैरिज हो जाएगी, वो हस्बैंड के पास जाएंगे तो हस्बैंड बोलेंगे, अरे मैं कमा तो रहा हूँ, क्या जरूरत है कमाने की, भाई घर को देखो, बच्चों को संभालो। ये नजरिया बदलना है। ये औरतों के साथ में होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसीलिए औरतें जो है पुरुषों से पीछे हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं जमीन जायदाद की, तो जनरली कहा जाता है कि जो पुत्र होता है वो वारिस होता है घर का, इसलिए पूरी जो जमीन जायदाद होती है, मालिकाना हक जो होता है वो पुत्र का होता है, बेटे का होता है। यहाँ पे लड़कियों को भी हक नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो बेटियां हैं और उनको दूसरों के घर जाना है। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती है औरतों को लेकर, और जो भी चीजें खास तौर पे जो औरतें हैं, गर्ल्स हैं, फीमेल्स है, वो बहुत अच्छे इसको एक्सप्लेन करके लिख सकती हैं, और मेल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से मेल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फेवर में होते हैं कि जो औरतें होती हैं वो आदमियों के बराबर हैं, समकक्ष हैं, और आजकल तो चांद में भी पहुंच गई हैं औरतें, और वायुसेना में भी पहुंच गई हैं। तो हम मान सकते हैं, आप इसको भी एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता और उनके सशक्तिकरण, समान बर्ताव, समान का व्याख्यान देना एक बात है, लेकिन वास्तव में सामना होने पर एकदम दूसरी बात बन जाती है। जनरली हम लोग देखते हैं स्पीच में, भाषण में लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुनते हैं, औरतों को समान हक देना चाहिए, समान वेतन, समान काम, लेकिन जब रियलिटी आती है तो कुछ भी नहीं होता है, ठन ठन गोपाल हो जाता है। तो स्पीच में, भाषण में कुछ और होता है, और जब वक्त आता है करने का तो कुछ और होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, लिंग अनुपात देख लेते हैं। जो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत के चुनिंदा प्रदेशों में कितनी है? बिहार में 1000 पुरुषों में महिलाएं 916 हैं, छत्तीसगढ़ में 991 है, झारखंड में 947 है, ओडिशा में 978 है, पंजाब में 893 है, उत्तर प्रदेश में 908 है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को मापते हैं, खास तौर पे लिंगानुपात वगैरह, जनसंख्या, ये तो हम उनमें 1000 में अनुपात उनका देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है कि देश के आधुनिक उदार प्रजातंत्र के लिए एक बुरी स्थिति है, और बदलाव पारिस्थितिक की मांग जैसे सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कानून और बल अपर्याप्त साधन है। और सही बात है, लिंग अनुपात जो है खास तौर पे बहुत ज़्यादा है। पुरुष के अपेक्षा जो औरतें हैं वो बहुत कम है। बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है। कहा जाता है कि बेटियां हैं, ये तो घर की बारिश नहीं है, चिराग नहीं है, हमें तो बेटा चाहिए। और ये हम देखते भी हैं कि अगर फर्स्ट टाइम में बेटा हो जाएगा तो फिर बेटी की चाय किसी को नहीं रहती है। अगर दूसरा बेटा हो गया तो कोई बात नहीं, बेटा हुआ। लेकिन यदि फर्स्ट टाइम में बेटी होती है तो फिर उसके लिए न जाने कितनी बेटियों की बलि दे दी जाती, क्योंकि हमें एक बेटा चाहिए। ये थिंकिंग, ये थॉट हमें बदलनी होगी। शुरुआत इसे हमें और आपको ही करनी होगी। तो बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, और बहुत अच्छा एक टॉपिक है। इसे आप साक्षरता के मामले में भी हम देख लेते हैं। साक्षरता के मामले में भी यही होता है, पढ़ाई के मामले में भी यही होता है। बहुत सी ऐसी जातियां ही होती हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाती हैं कि पुरुष और महिला के बीच में फ़र्क में। वो तो आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर खाना बन गया है, अगर पुरुष कितना भी लेट घर में आ रहा हो तो नहीं, हमें तो पहले उनको खिलाना, उसके बाद हमें खाना, चाहे भले हमें कितनी भी भूख लगी हो। लेकिन चलिए, बहुत सी ऐसी फैमिलीज है जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं, अगर महिला ने पहले खाना खा लिया तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता है, भैया हमें तो खिलाया नहीं और पहले खा लिया। तो इन चीजों को बदलना है। जो पारंपरिक रिवाज है उनको हमें बदलने हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या की चुनिंदा प्रदेशों में साक्षरता। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति में व्यक्ति और महिला के बीच में, तो व्यक्ति जो है 28.5 to 8.5 है, और महिलाएं 15.6 है। उसी तरह से
जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में भी देख लीजिए, सभी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसे भी आप एक्सप्लेन करके बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस लिए और तीनों क्वेश्चन जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें किसी की स्पीच की आपको जरूरत नहीं है इसमें, बल्कि जरूरत है आपको अपने से सोच समझ के लिखने की, ठीक है ना। आप एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।